हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास। चलिए, आज हम लोग पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका हम समरी देखते हैं। हम लोग गॉस लॉ तक पूरा लास्ट क्लास को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का समरी देखेंगे और उसके बाद बचे हुए जो डीपीपीज है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का शुरुआत हुआ था, अगर आप याद कीजिएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इसका शुरुआत हुआ था चार्ज से। और चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने थे कि वह एडिटिव नेचर का होता है। क्या होता है? एडिटिव नेचर का, क्वांटाइज्ड होता है और क्या है, कंजर्व्ड रहता है। और साथ में हम लोग पढ़े थे कि यह इनवेरिएंस होता है। इनवेरिएंस यानी यह बदलता नहीं है, स्पीड के साथ यह नहीं बदलता है। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है और वह क्वांटाइज्ड रहता है। यह एडिटिव में हम लोग पढ़े थे कि टोटल चार्ज होगा सिंपल अलजेब्रा की तरह, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और क्वांटाइज्ड में हम लोग पढ़े थे कि जो भी चार्ज होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, जहां E का वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो कि ऐसा यूनिट है चार्ज का। कंजर्व्ड का मतलब टोटल चार्ज किसी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, वह समय के साथ नहीं बदलेगा। और इनवेरिएंस का मतलब है कि विथ वेलोसिटी चार्ज डज नॉट चेंज। चार्ज डज नॉट चेंज, ये हम लोग लास्ट क्लास मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। यह सब समरी है, डज नॉट चेंज, जबकि मास बदलता है। यह हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम। और इसका डायमेंशन हम लोग पढ़े थे कि डायमेंशन इसका होता है करंट गुने टाइम, यानी AT या TA, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होता है वह बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आइटम जो है वह फिक्स रहता है। चार्जिंग जो किया जाता है किसी भी वस्तु का, तो चार्जिंग यह क्या है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही कारण है क्वांटाइजेशन के पीछे कि इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से कोई बॉडी चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कम से कम चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और आधा इलेक्ट्रॉन या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा एक नंबर में होगा, एक इंटीजर में होगा। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज है। पॉजिटिव यह होता है बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का अगर कमी है तो वह पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से उसका मास भी थोड़ा बढ़ जाता है, नेग्लिजिबली लेकिन बढ़ जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि चार्ज जब बॉडी होता है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, तो उसमें मास का भी ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग का कई मेथड दिया गया है। चार्जिंग जो होता है कई मेथड से होता है। चार्जिंग है बाय फ्रिक्शन। पहला क्या था? बाय फ्रिक्शन, कि दो बॉडी को अगर आपस में रब किया जाता है तो एक प्लस होता है और एक पर माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे कि ग्लास और फर को आपस में अगर रगड़ा जाता है तो ग्लास पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और फर पर नेगेटिव चार्ज। और वही एम्बर और वुल को रगड़ा जाए तो एम्बर पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और वुल पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जितना इस पर नेगेटिव उतना ही उस पर पॉजिटिव। यह हो गया फ्रिक्शन। रगड़ने से बॉडी एक दूसरे पर चार्ज हो जाता है। इसका आप देख सकते हो एग्जाम्पल। उसके बाद है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन वह फेनोमेना है जिसकी वजह से क्या होता है कि अपोजिट चार्ज, इंडक्शन क्या है, यह फेनोमेना है जिसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अपोजिट चार्ज अपीयर्स ऑन नियर फेस एंड लाइक चार्ज ऑन फार फेस। लाइक चार्ज ऑन फार फेस कब? जब कोई चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाया जाता है तो यहाँ क्या होगा, अनलाइक चार्ज, और यहाँ पर
लाइक चार्ज अट्रैक्ट हो जाए, ये अपीयर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इस कारण से इंडक्शन होता है, इंडक्शन होने की वजह से इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब अगर इस चार्ज को क्या किया जाए, ग्राउंड कर दिया जाए तो यह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस चार्ज को अगर ग्राउंड कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया चार्जिंग की, दो तरीके से होता है, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। चार्ज को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? टू मेजर चार्ज, टू मेजर चार्ज। यह चार्ज को मेजर करने के लिए है। और इसमें क्या होता है कि ऐसा है, ध्यान होगा आपको, यहाँ एक मेटालिक बल्ब है, नीचे यह वैक्यूम ग्लास में, ग्लास फ्लास्क में ऐसे है। जब यहाँ पर चार्ज कोई बॉडी रॉड आएगा, जैसे ही चार्ज डॉट पास में लाओगे तो यह क्या होगा, यह नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। और जितना ज़्यादा यह चार्ज होगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, यह गोल्ड लीफ है। क्या है? गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोलते हैं। तो यहाँ यह डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्जेंस जो होता है, जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस हम समझेंगे चार्ज उतना ज़्यादा है। तो चाहे यह पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, डाइवर्जेंस उतना ही होगा। इसलिए इससे ये नहीं पता चल पाता है कि यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट ये मालूम चल जाता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सबसे महान लॉ इस चैप्टर का कूलम्स लॉ आया था। क्या आया था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ था दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, कि अगर दो चार्ज यहाँ है Q1 और Q2, इसके बीच में दूरी है R, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको सीधे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर भी बोलते हैं। K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस K को कूलम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? 9.0 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे डायमेंशन भी अगर निकालना चाहो तो यह हो जाएगा ml t-2, न्यूटन के बदला मीटर स्क्वायर के बदला l स्क्वायर, कूलम स्क्वायर के बदला t स्क्वायर गुने a स्क्वायर, क्योंकि चार्ज क्या होता है? टाइम गुने करेंट, t स्क्वायर गुने a स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ml क्यूब t-3 t-4 a-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। और कई बार आपको सिर्फ इस वैल्यू की जरूरत होगी, इप्सिलॉन नॉट। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाता है 8.85 गुने 10⁻⁻12, जस्ट इसका उल्टा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कई बार आपको 1/इप्सिलॉन नॉट की भी जरूरत होगी। तो 1/इप्सिलॉन नॉट की जरूरत होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 पाई गुने 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी जरूरत होगी। ये लिख लेना है कि कूलम्स लॉ किस लिए है? टू फाइंड फोर्स, टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज, टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज। कूलम्स लॉ दिया गया है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर फॉर्म में है कि अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर आप दे रहे हो R1, यहाँ पर R2 पोजीशन पर Q2 है, और इसके बीच का यह क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी R2 1। तो अगर फोर्स देखा जाए Q2 पर तो यह हो जाएगा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 जो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मैग्नीट्यूड तो वैसे ही लिखोगे जैसा आप पहले पढ़े हो, Q1 Q2 और दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर, यानी
R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन भी देना है तो डायरेक्शन वही होगा जो R21 का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन सिर्फ चाहिए यानी यूनिट वेक्टर। यहाँ से क्या हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21 को लिखा जा सकता है R2 माइनस R1 वेक्टर बटा इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। एक यहाँ भी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है तो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर पहले से और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, तो नीचे क्यूब हो जाता है। दो इसके बदला और एक इस यूनिट वेक्टर बनाने के लिए एक और मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। तो यह हो गया वेक्टर फॉर्म में। आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में जब दिया रहेगा तब आप ऐसे बना सकते हो, या कई बार दिया रहे कि चार्ज किसी पॉइंट पर रखा गया है तो फिर मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप पहले क्या करोगे, जैसे कोई पॉइंट दे दिया तो आप पहले R1 R21 निकाल लो। R21 क्या हो जाता है R2 माइनस R1 और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसके बाद कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल लो। ठीक है, यह हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद था कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम है। मल्टीपल चार्ज सिस्टम, तो मल्टीपल चार्ज सिस्टम में फोर्स जो होता है वह क्या होता है, एफ नेट जो होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्स बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज। प्रत्येक चार्ज के कारण जो फोर्स होगा सारे फोर्स का वेक्टर सम कर दोगे तो वह हो जाता है एफ नेट, यानी एफ नेट बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, जैसे फोर्स ऑन जिस पर भी निकालना हो, फोर्स जैसे nth पर निकालना हो, nth चार्ज पर, तो फोर्स ऑन nth आई इक्वल टू 1 से लेके जितना नंबर ऑफ चार्ज हो सारे के कारण फोर्स निकालना होगा। फोर्स ऑन nth चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। जिस क्रम में हम लोग पढ़े हैं कि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि अगर कोई चार्ज ऐसा दिया है Q1 और Q2 तो थर्ड चार्ज कहाँ रखे कि फोर्स उस पर जीरो लगे। पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर एफ नेट इक्वल टू 0। तो इसका सीधा है कि Q1 बाई R1 स्क्वायर बराबर Q2 बाई R2 स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान में रखना कि फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो यानी K Q1 Q2 Q3 बाई R1 स्क्वायर, K Q2 Q3 बाई R2 स्क्वायर, Q3 दोनों में कट जाएगा, K कट जाएगा, यानी Q1 बाई R1 स्क्वायर Q2 बाई R2 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जहां R1 एंड R2 आर पोजीशन ऑफ Q3 फ्रॉम Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। यानी Q1 से दूरी R1 है, R2 से दूरी Q2 से दूरी R2 है, चार्ज कहीं रखा गया। तो इसमें हम जानते थे कि दोनों अगर लाइक चार्ज होता है तो बीच में कहीं पॉइंट होता है, और जब अनलाइक चार्ज होता है तो किसी किनारे होता है, किसी कात में होता है, किस साइड में होता है, जिधर छोटा वाला चार्ज हो। और दोनों अगर बराबर हो गया, भिन्न हो गया, तो फिर ऐसा हमको कोई पॉइंट नहीं मिलता है। तो यह हो गया निकालने का। ठीक है, उस प्रकार हम लोग कई क्वेश्चन बनाए थे, ट्रायंगल था, स्क्वायर था, तो हमको वेक्टर सम करना पड़ता था मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स निकालने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं था, यह क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज कहने का मतलब कि फोर्स ऑन ए, दैट इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया सीधे वह क्षेत्र जहां पर उस चार्ज के द्वारा फोर्स अनुभव किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया कि 1+1 चार्ज को कितना फोर्स अनुभव करना पड़ता है, कितना फोर्स +1 चार्ज पर लगता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन चार्ज।
ये Q टेंड्स टू 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज हम छोटा से छोटा लेते हैं, और छोटा से छोटा इसलिए लेते हैं ताकि उस टेस्ट चार्ज के कारण सोर्स चार्ज पर, यानी जो फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। अगर सोर्स चार्ज को आप फिक्स करके रखे हुए हो, किसी चीज़ से बांध के रखे हो, फिक्स है वो अपने पोजीशन पे, तब आप Q बड़ा भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सोर्स चार्ज फिक्स नहीं है तो आपको Q छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा लोगे तो वह सोर्स चार्ज को धक्का देके भगा देगा। तो हम चाहेंगे कि इतना छोटा फोर्स ले कि यहाँ फोर्स कम आए, इतना छोटा चार्ज ले कि फोर्स कम आए, ताकि उससे असर उस पर न पड़े, और फोर्स बटा चार्ज कर देंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसका एसआई यूनिट हो गया, इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन अगर देखा जाए यूज पड़ता है बराबर, तो न्यूटन के बदला mL/t-2 और कूलम के बदला T गुने A। यहाँ से हो जाएगा mL/t-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के कारण देखोगे, ड्यू टू सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यह सिंगल चार्ज के कारण हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यही मल्टीपल चार्ज रहे, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। ड्यू टू मल्टीपल चार्ज अगर रहे तो क्या करना पड़ता है? वेक्टर सम करना पड़ता है। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। हर एक चार्ज के कारण आपको उस पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सम कर देना पड़ेगा। इसके लिए आप पूरा लेक्चर देखो, पता चलेगा कैसे निकालते हैं। हाँ, फिर इसी में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? यह एक इमेजिनरी लाइंस है। क्या है? इमेजिनरी लाइंस होता है। हुज टेंजेंट गिव्स, हुज टेंजेंट, जिसका टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है यह इमेजिनरी लाइन, उसका टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे इसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में यह था कि इट ओरिजिनेट्स, इट स्टार्ट्स या ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। सिंगल चार्ज सिस्टम में इन्फिनिटी सिंगल टाइप का चार्ज है, जैसे कि आपको इंड करता है नेगेटिव पे या इन्फिनिटी पे। जैसे आपको इस सिस्टम में नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज नहीं है तो फिर इन्फिनिटी पर जाके इंड करेगा। किसी सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो वह शुरू कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से शुरू होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव पर खत्म होगा। यह पहला था। दूसरा था इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एंड इन चार्ज फ्री रीजन, इन चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन में यह क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक इट इज कंटिन्यूअस इन चार्ज फ्री रीजन, इट डज नॉट हैव सडन ब्रेक्स और स्टार्ट्स। इसका सडन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सडन ब्रेक या सडन स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जब भी शुरू होगा पॉजिटिव से और ख़त्म होगा तो नेगेटिव पे ख़त्म होगा। यही कारण है कि उसको कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा। और तीसरा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक इसके अकॉर्डिंग, एक इसके अकॉर्डिंग। जबकि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंट करता है, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही दिशा में होगा। और चौथा है कि इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यह क्लोज लूप नहीं बनाता है, यह क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि यह इस बात को दिखाता है कि यह कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, यह कंजर्वेटिव इन नेचर होता है।
क्लोज लूप ना बनाना यह सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव इन नेचर की उसमें अगर एक क्लोज लूप में घूम के आओगे तो टोटल वर्क डन जो होगा वह जीरो हो जाता है। अगर क्लोज लूप बनाता तो टोटल वर्क डन जीरो नहीं होता। अगर क्लोज लूप बनाता तो टोटल वर्क डन जीरो नहीं होता। और दूसरा कारण ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक ही चार्ज से शुरू और एक ही चार्ज पे ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर घूम के वापस यहाँ पे आ जाए तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संभव नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, अगर यह पॉइंट ए है यह पॉइंट बी है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संभव है। तो इधर से चार्ज को ले जाओगे तो पॉजिटिव वर्क होगा और इधर से लाओगे तो नेगेटिव वर्क होगा। टोटल वर्क डन क्लोज लूप में क्या हो जाता है, जीरो। क्लोज लूप में टोटल वर्क डन जीरो हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट और है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ लाइट। ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, यह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। यानी अगर इस पॉइंट पर चार्ज लाते हो तो इस P पॉइंट को, अगर R दूरी पर यह P पॉइंट है तो इस चार्ज को लाते ही P को पता नहीं चलेगा। इसको कितना देर बाद पता चलेगा, R/C, यानी R डिस्टेंस बटा स्पीड, यह समय हो गया। इतना समय के बाद पता चलेगा P को कि यहाँ पर कोई चार्ज आया है। उसी प्रकार अगर यहाँ से चार्ज हटाते हो तो इतना देर बाद पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट कैरीज एनर्जी, यह क्या करता है, इट कैरीज एनर्जी, यह एनर्जी को अपने साथ कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, या ऐसा बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक और एक होता है मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी अगर बोला जाए तो इसका फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जिस तरह हाफ mv² है उसी प्रकार हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यह एनर्जी डेंसिटी होता है। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस, आप ऐसा देखो, ड्यू टू अ चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के कारण हमने डिराइव भी किया था और यह डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार्ज रिंग के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फार्मूला कोई पूछे कि क्या होता है तो आप बोलना क्या होता है, यह कैपिटल R है, यह x दूरी पर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पर भी जीरो होता है, इन्फिनिटी पर भी जीरो होता है, और यह मैक्सिमम होता है एट x इक्वल टू R/√2। x इक्वल टू R/√2 पे यह मैक्सिमम होता है। तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखोगे तो कोई भी चार्ज सिस्टम, एक नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव हो, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r हो, या हम जनरली 2l दिखाते हैं, 2l, तो इसमें इसको हम डाइपोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें सबसे पहला टर्म आता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हो जाएगा Q × 2l, सिंबल है P बराबर Q × 2l, और यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन वही होता है जो इसका डाइपोल का फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, यह डाइपोल मोमेंट का। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कहाँ,
एक्सिस पर। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यह होता है 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। क्या होता है? 2p अपॉन आर क्यूब। और ई इक्वेटोरियल पर देखोगे, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो वह हो जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में 1/4πε0 p/r³, यानी आधा होता है। एक्सिस पर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की तुलना में। और जनरल पॉइंट पर देखोगे, किसी भी जनरल पॉइंट पर आर थीटा, आर दूरी पर है, आर थीटा का मतलब हो गया कि ऐसा है एक डाइपोल माइनस क्यू और यह प्लस क्यू, सेंटर से आर दूरी पर है और यह एंगल डाइपोल के साथ थीटा बना रहा है, डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ √3 cos स्क्वायर थीटा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ देखा जाए तो मैग्नीट्यूड √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना। वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार होगा, यह थीटा है, यह इसका डाइपोल मोमेंट p है, तो यह r है। इस डायरेक्शन को अगर r बोलते हैं तो इधर हो जाएगा ER और इधर हो जाएगा, यानी दो, इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है कि दो डाइपोल हम मान लेते हैं। एक यह हो गया p साइन थीटा इसका डाइपोल मोमेंट, और एक डाइपोल ऐसा जिसका हो गया डाइपोल मोमेंट p कॉस थीटा। यानी ऐसा लगता है कि यह डाइपोल दो डाइपोल से बना हुआ है, एक का डाइपोल मोमेंट p साइन थीटा और एक का p कॉस थीटा, और दोनों परपेंडिकुलरली रखा गया है। तो ER जो हो जाएगा, ER जो हो जाएगा वह हो जाएगा एक्सिस पर, किसके? p कॉस थीटा वाले के, यानी 1/4πε0 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और यह डायरेक्शन r हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार ई थीटा जो होगा यह हो जाएगा इक्वेटोरियल पर, किसके इक्वेटोरियल पर? p साइन थीटा के। तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और यह थीटा कैप, यह हो जाएगा ई थीटा का वैल्यू। और रिजल्टेंट जो होगा दोनों के हिसाब से हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अगर रिजल्टेंट का यह एंगल लिखते हो अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा बराबर जो हो जाएगा, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी ई थीटा का मैग्नीट्यूड बटा ER का मैग्नीट्यूड। बस निकाल दो, बात ख़त्म, ठीक है। तो यह हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि उस पर एफ नेट जो होता है 0 होता है। क्यों? किसी तरीके से चार्ज को रख दो, यह माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, इस पर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर होता है चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बराबर क्या होता है? चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज। बट टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है? P क्रॉस E होता है, और मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा के कारण क्या होता है कि टॉर्क 0 होता है एट थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो 0 डिग्री 180 डिग्री का मतलब क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर ऐसे डाइपोल रख देते हो तब भी टॉर्क 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा। और अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर प्लस क्यू रखते हो, इधर माइनस क्यू, तब भी टॉर्क 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा। इस केस में फोर्स कैसा होगा? इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, और इस केस में इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस टाइप के फोर्स में क्या होगा? यह स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
क्योंकि थोड़ा भी अगर एंगल बना तो क्या हो जाएगा, थोड़ा भी अगर एंगल बना तो यह फोर्स इधर, यह फोर्स इधर, इसको क्या कर देगा, रोटेट करा देगा। उस वाले केस में नहीं है, इस वाले केस में अगर थोड़ा रोटेट करता है तो इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, फिर से वह ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। यही अंतर है, देख लो। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, और इसमें यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो इसीलिए यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है और वह स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो यह हो गया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल। नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, अच्छा एक वर्क डन भी पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, रोटेट द डाइपोल। कितना वर्क डन होता है, वर्क डन होता है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर आप रोटेट करा रहे हो इसको थीटा 1 से थीटा 2 तो यही वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा, वर्क डन बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और एक होता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो अगर यहाँ वर्क डन, यह जो बाई डिफ़ॉल्ट है यह क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल टॉर्क बोला जाए तो यही हो जाएगा। अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो इसमें वही नेगेटिव लग जाता, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ से एक ध्यान दे देना कि एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी वह होता है वर्क डन, तो थीटा 1 बराबर 90 डिग्री से लेके कहाँ तक, थीटा तक, 90 डिग्री से थीटा तक, यानी थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 बराबर थीटा रख दो तो यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है माइनस पी कॉस थीटा। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पी डॉट ई, जो कि अगला चैप्टर में भी पढ़ना है, इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो माइनस पी डॉट ई हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है, डिफिनीशन ही होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन या चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क, वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनीशन है वह क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यह क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कई बार एरिया को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पता नहीं चलेगा कि सारे नॉन यूनिफॉर्म में पूरे एरिया पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वैसे केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ई डॉट डी एस, यह इंटीग्रेशन करते हैं। और इसमें हम लोग पढ़े थे कब फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी से अगर फील्ड बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर निकल रहा है, तो बाहर वाला एरिया वेक्टर को हम पॉजिटिव लेते हैं, बाहर जो एरिया वेक्टर निकलता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इस कारण से दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन कोई भी क्लोज सिस्टम में अगर फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर जा रहा है, तो इसके कारण फ्लक्स जो होता है वह नेगेटिव होता है। तो यानी अगर अंदर में नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स नेगेटिव, और अगर अंदर में पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स पॉजिटिव।
हाँ, अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं है, सिंगल सरफेस है, तो आप जिधर चाहो प्लस जिधर चाहो माइनस मान सकते हो। फिर इस पर आता है गॉस लॉ। क्या आता है? गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, वह किसके बराबर होता है? Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। जितना इनक्लोज्ड चार्ज होगा बटा इप्सिलॉन नॉट, यानी E डॉट ds जो है वह Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। इसी के आधार पर हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किसी भी पॉइंट पर। तो ध्यान देना, खाली याद क्या रखना है, इसका प्रूफ अगर पूछेगा एग्जाम में, यहाँ गॉसियन सरफेस जो था वह हम लोग क्या लिए थे? सिलेंडर लिए थे। गॉसियन सरफेस कैसा था? सिलेंडर, जिसका लेंथ कितना? L, रेडियस कितना? R। क्यों? R दूरी पर आपको निकालना है किसी पॉइंट पर, तो उस P पॉइंट से पास करता हुआ, इधर भी R। ठीक है। तो अब क्या है कि बाई सिमेट्री जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर है, यानी कर्व्ड सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पार कर रहा है, इस प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्लिप कर रहा है। तो यहाँ जो E डॉट ds हम करते हैं, इस गोला का मतलब है टोटल क्लोज्ड सरफेस पर, इसका फॉर्मूला Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कर्व से ही होगा, प्लेन वाले से जीरो हो जाएगा। प्लेन वाले पर एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर को पास नहीं, मतलब इस प्लेन को पार नहीं कर रहा है, इस पर स्लिप कर जा रहा है। तो सिर्फ कर्व्ड से ही E डॉट ds होगा और यह होगा Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्व पर इसके लिए प्रत्येक हर जगह क्या एक ही जैसा है। यहाँ से तार को देखो तब, यहाँ से चार्ज को देखो तब, यहाँ से चार्ज को देखो तब, इनफाइनाइट तक जब चार्ज फैला हुआ है तो इस हर एक पॉइंट से देखने पर एक ही जैसा लगेगा। तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चीज़ क्या होगा? बाहर निकल जाता है और बचता है सिर्फ ds। तो ds यानी हर जगह के एरिया को जोड़ना है, तो एरिया को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई RL, कर्व्ड सरफेस एरिया। और Q इन कितना हो गया? Q इन हो गया चार्ज डेंसिटी गुने लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी गुने लेंथ बटा इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से L से L कट जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो इसको बनाते हैं हम लोग, यही बराबर हम लोग कर देते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, 2 लैम्डा अपॉन R। यहाँ ध्यान देना है, बटा में R होता है, R स्क्वायर नहीं। डाइपोल वाले केस में R क्यूब होता है और सिंगल चार्ज वाले में R स्क्वायर होता है बटा में। उसके बाद था इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज। तो थिन शीट ऑफ चार्ज अगर रहता था तो आपको ध्यान होगा कि पूरे में प्लस है, तो यहाँ भी हम गॉसियन सरफेस जो चूज करते थे प्रूफ करने के लिए वह सिलेंडर ही चूज करते थे, लेकिन सिलेंडर इस बार सोया हुआ रहता था, खड़ा नहीं। ठीक है, यहाँ भी R दूरी पर है, इधर भी R दूरी पर है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिमेट्री होगा तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, और यहाँ तो इसका मतलब क्या है? कर्व्ड सरफेस से इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड पार नहीं करेगा, स्लिप कर जाएगा। पार करेगा किससे? प्लेन सरफेस से। तो प्लेन सरफेस से जब पार करेगा तो E डॉट ds जब करोगे तो बराबर दूरी पर है, तो इस पूरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा, इस पूरे पर एक जैसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा और एरिया कितना हो जाएगा? एक यहाँ से निकल रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स एक इस सरफेस से और एक इस सरफेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है, एरिया दोनों जगह, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई R स्क्वायर। एक जगह का एरिया इतना, पाई R स्क्वायर। R यहाँ कैपिटल R लेते हैं, उसका रेडियस R स्क्वायर क्या हो गया? R हो गया रेडियस इस सिलेंडर का। यह बराबर होना चाहिए अंदर में कितना चार्ज है। तो अगर इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा गुने इसके एरिया से गुना कर देंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो सरफेस एरिया से क्या कर दो? गुना कर दो। तो सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर यही हो जाएगा। तो पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कट जाएगा,
तो यहाँ आ जाएगा इतना बटा इप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्रूफ किए थे, ठीक है। और यही थिक मेटालिक शीट रहे, क्या रहे, थिक मेटालिक शीट रहे, मेटालिक शीट, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि वहाँ दो सरफेस रहेगा, क्या रहेगा, दो सरफेस, तो दोनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर भी और इधर के भी सरफेस पर आ जाएगा, इस दोनों सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दो लेयर हो गया, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह यूनिफॉर्म है, क्या होता है, यूनिफॉर्म नियर द सरफेस, चेंज नहीं होता है दूरी के अनुसार, नियर द सरफेस यह क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ में हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फेयर, इस दोनों केस में चार्ज जो होगा सिर्फ क्या होगा, सरफेस पर होता है, सिर्फ कहाँ होता है, सरफेस पर। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सरफेस पर, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अगर इस सब पर चार्ज Q है, सब पर चार्ज Q है, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन R², यह कहीं भी R ग्रेटर देन कैपिटल R, और E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R², कब, जब R बराबर R हो जाए, यानी सरफेस पर, और E बराबर 0 हो जाएगा R लेस देन R, यानी इनसाइड किसी भी पॉइंट पर। क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर बाहर में लेते हो, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं हम लोग, तो इसके भीतर चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज इसके भीतर ही होगा। लेकिन अगर अंदर में किसी गॉसियन सरफेस को लिया जाए, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस तो ऐसा ही है ना, तो अगर ये लेते हैं तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लक्स 0। फ्लक्स 0 होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना होगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्लक्स 0 होने का कई कारण हो सकता है कि या तो एरिया 0 हो, या कॉस थीटा 0 हो जाए, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो इस सब केस में कॉस थीटा 0 नहीं रहता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही 0 होना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्फीयर के कारण, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर से देखोगे, यानी पूरे में चार्ज है, यही पढ़े थे हम लोग, यूनिफॉर्मली चार्ज है पूरा स्फीयर। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वही आया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R², जब R क्या हो, कैपिटल R से बड़ा हो, कैपिटल R जहाँ रेडियस है, और E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R², कब, जब R बराबर R हो, यानी सरफेस पर। लेकिन जब अंदर में किसी पॉइंट पर चले गए थे, अंदर में, तो अंदर में इस बार क्या था कि टोटल चार्ज अगर Q था तो पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर में नहीं था, और 0 भी नहीं था, अंदर में कुछ चार्ज था, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। लेकिन कितना होगा, तो उसका आया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R³ गुने स्मॉल r। यह फार्मूला कब आता है, जब R लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है, यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सेंटर पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है एट इन्फिनिटी पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है एट दी सरफेस, सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इतना हम लोग इस चैप्टर में टोटल पढ़े थे। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ो एक एक पॉइंट करके, तो आसानी से इस चैप्टर को समझा जा सकता है। हमारा हैंड रिटेन नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और अपने हिसाब से पूरे चैप्टर्स को पढ़ के आप क्या क्या सीखे हो एक बार पढ़ लो, और अपने मन से सोच के उसको लिखो कि हम क्या क्या इसमें सीखे हैं, ठीक है। और समरी खुद से तैयार करो, अपने हाथ से बनाया गया समरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और बचा हुआ जो हमारा DPP है उसको आप बनाइए, ठीक है। फिर हम अगले क्लास को DPP के डिस्कशन के साथ आएंगे। 7, 8, 9 3 DPP अभी और डिस्कस हम लोग को करना है। तब तक बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।